हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा प्रीव्यू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैसे ही कॉन्ग जुन और सोमी के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है, सब कुछ बदल जाता है। उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आता है, मिस सोमी, आपका बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का 1 महीने का फ्री ट्रायल खत्म हो गया है। सोमी इसे देखकर शॉक हो जाती है, फिर वो तुरंत पैनिक करने लगती है। वो सिस्टम से कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आगे। उसी वक्त सोमी असली दुनिया में वापस आ जाती है, अकेली खामोशी में बैठी हुई। एक पल के लिए वो फिर से धीरे से कॉन्गजुन का नाम पुकारती है, भले ही वो जानती है कि वो जा चुका है। 1 महीने बाद सोमी अपनी नॉर्मल जिंदगी और काम पर वापस आ गई। नीमो में चीजें अच्छी चल रही थी। कंपनी के वेब नोवेल्स अभी भी मजबूती से परफॉर्म कर रहे थे। एक टीम मीटिंग के दौरान डायरेक्टर कुछ नया अनाउंस करता है। इस साल का सालाना राइटिंग कॉन्टेस्ट अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टीम्स को अपने अपने जॉनर चुनने के बजाय डायरेक्टर खुद उन्हें असाइन करता है। फिर डायरेक्टर रोमांटिक कैटेगरी अनाउंस करता है। असाइन राइटर्स है सोमी और पाक कैंग। जब वो अपना नाम एक साथ सुनते हैं तो दोनों एक दूसरे को हल्का सा देखते हैं और फिर तुरंत नजरें हटा लेते हैं। मीटिंग के बाद टीम ड्रिंक्स और डिनर के लिए बाहर जाती है। एक कलीग अचानक सोमी को एक ब्लाइंड डेट पर भेजने का सुझाव देती है। वो उस लड़के की फोटो भी दिखाती है और कहती है कि वो जवान और हैंडसम है। बाकी सब एक्साइटेड हो जाते हैं और सोमी को एनकरेज करने लगते हैं, लेकिन सोमी तमीज से मना कर देती है। तभी पाक कैंग कहता है, लेकिन क्या तुम पहले से किसी को देख रही नहीं हो? वो तुरंत समझती है कि वो बस पहले ही किसी से एक बार मिल चुकी थी। वो बिल्कुल भी कोई रिलेशनशिप में नहीं था। डिनर के बाद सोमी और पाक कैंग टैक्सी ढूंढते हुए साथ चलने लगते हैं। साथ चलते हुए पाक कैंग सोमी को बताता है कि वो असल में उसके साथ रोमांटिक कॉन्टेस्ट जज करने का इंतजार कर रहा है। सुमी पूछती है कि क्या उसे पहले से पता था कि वो एक साथ पेयर किए जाएंगे। वो कहता है कि उसे भी नहीं पता था। जल्द ही सड़क के कोने पर 2 टैक्सियां आती है। पाक कैंग उसे कहता है कि वो पहली वाली ले ले। सोमी अंदर बैठती है और ड्राइवर को योंग गैंग का अपना पता देती है, लेकिन ड्राइवर हल्के में कहता है कि वो सिर्फ इंचियोन जा रहा है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए, टैक्सी पहले ही चलने लगती है। बाद में उस रात जियान उसे कॉल करती है। वो सोमी को कल डियोंग की हाउस वार्मिंग पार्टी के बारे में याद दिलाती है। जियान उसे चेतावनी देती है कि भूलना मत। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सोमी हाउस वार्मिंग गिफ्ट खरीदने बाहर जाती है। अचानक वो एक बड़ी भीड़ देखती है। पहले उसे लगता है कि शायद कोई सेलिब्रिटी इवेंट हो, लेकिन जब वो पास देखती है तो उसे खिड़की में एक बोर्ड दिखता है, बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड पॉपअप स्टोर। मिन योंग अचानक भीड़ में सोमी को देख लेता है और तुरंत बाहर आकर उसका स्वागत करने आता है। मिन योंग बड़े प्यार से स्टोर दिखाने की पेशकश करता है, लेकिन सोमी कहती है कि वो बस वहाँ से गुजर रही थी। फिर वो उसे पूछता है कि क्या वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड ऐप एंजॉय कर रही है। सोमी ईमानदारी से जवाब देती है कि ट्रायल खत्म होने के बाद उसने असल में इसे यूज करना बंद कर दिया है। मिन योंग सच में हैरान दिखता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसका रिव्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव था और उसने तो डिवाइस गिफ्ट में भी दिया था, तो उसने सोचा था कि वो जरूर सब्सक्राइब करेगी। सोमी गिफ्ट के लिए उसका शुक्रिया करती है, लेकिन समझती है कि असली जिंदगी आजकल बहुत बिजी है। बाद में जियान फिर उसे कॉल करती है। इस बार वो घबराई हुई लगती है। वो मानती है कि आज डियोंग के घर एक और मेहमान होगा, एक लड़का जिसे डियोंग जानती है। दूसरे शब्दों में उन्हें चुपचाप सोमी के लिए एक ब्लाइंड डेट प्लान की थी। सोमी बस जवाब देती है कि तुमने अच्छा किया। जल्दी हाउस वार्मिंग पार्टी शुरू होती है। ब्लाइंड डेट वाला लड़का मिंगू पहले ही वहाँ है। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। फिर ग्रुप ड्रिंकिंग गेम्स खेलना शुरू होता है और माहौल और ज्यादा शोरदार और रिलैक्स हो जाता है। सोमी हैरतअंगेज तौर पर हर राउंड जीत जाती है, जिससे सब हंसने लगते हैं। बाद में उस रात पार्टी खत्म होने के बाद मिंगू सोमी को बाहर तक छोड़ने जाता है। वो उसे बताता है कि उसका वक्त बहुत अच्छा बीता। वो कहता है कि वो थोड़ी इंट्रोवर्ट लगती है, लेकिन उसने बहुत कंफर्टेबल महसूस कराया। वो कहता है कि वो क्यूट भी है। फिर वो सोमी से पूछता है कि उसने उसके बारे में क्या सोचा। सोमी तमीज से जवाब देती है कि उसने भी इस शाम को आज एंजॉय किया। वो उसे दोबारा मिलने को कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। गुड नाइट कहने के बाद सोमी मुड़ती है और अकेली चलने लगती है। फिर सोमी टैक्सी बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन पास में कोई अवेलेबल नहीं है। वो बार बार अपना फोन चेक करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। उसी वक्त उसे वर्चुअल दुनिया वाले अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है। वो उसके बारे में सोचकर खुश महसूस करती है, लेकिन वो असली नहीं है। अब अगले सीन में घर पर वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वर्चुअल वर्ल्ड सब्सक्रिप्शन ले या नहीं। वो खुद से सवाल करती है। वो रियल डेटिंग की तुलना वर्चुअल सर्विस से करने लगी है।
जब उसने असल जिंदगी में डेट किया था तो क्या उसने कभी एक महीने में 5 लाख वोन से कम खर्च किए थे? शायद नहीं। खाने, तोहफे और कभी कभी की ट्रिप्स के लिए खर्चा हमेशा उससे बहुत ज्यादा चला जाता था। इस तरीके से वो खुद से कई सवाल पूछ लेती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी सवाल आखिरी वाला है। क्या बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड असल में उससे ज्यादा खुश बनाता है? एक छोटे से पॉज के बाद वो खामोशी से जवाब देती है। सोमी अपने फोन पर सब्सक्रिप्शन स्क्रीन देखती है। बेसिक प्लान की कीमत 5 लाख वोन हर महीने है। सब कुछ सोचने के बाद वो आखिर में खुद से एक आखिरी सवाल पूछती है, अगर सच में ऐसा है तो क्या ऐप यूज ना करने की कोई वजह है? बिना और हिचकिचाए वो बटन दबा देती है। पेमेंट कंप्लीट। जल्द ही उसके बाद सोमी डिवाइस रिंग अपने सर पर रखती है और एक्टिवेशन बटन दबाती है। जब वो अपनी आंखें दोबारा खोलती है तो वो खुद को एक खूबसूरत लग्जरियस अपार्टमेंट के अंदर पाती है। एक पल के लिए वो बस हैरत से आसपास देखती है। जगह बड़ी है, स्टाइलिश है और हल्की लाइटिंग से भरी है। ये लगभग एक हाई एंड होटल जैसा है। तभी ऊनी अचानक से उसके पीछे प्रकट हो जाती है और हल्के में ग्रीट करती है। सोमी हैरत से उछल पड़ती है, लेकिन तुरंत पूछती है कि क्या ऊनी को भी वो याद है। वो सोचती है कि क्या सिस्टम ने उसकी मेमोरी रीसेट कर दी है। ऊनी थोड़ा बहुत मानती हुई दिखती है और पूछती है कि क्या सोमी को लगता है कि वो बेवकूफ है। ऊनी समझाती है कि ये अपार्टमेंट अब बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की दुनिया में सोमी का अपना घर है। कोई भी स्पेशल आइटम्स जो उससे पहले मिले थे, जैसे चोईवो से मिली ड्रेस, वो यहाँ रहेगी। बाकी सब हर महीने नए आइटम्स के साथ अपडेट होते रहेंगे। सोमी धीरे धीरे पूरे अपार्टमेंट में घूमती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित है कि कितना लग्जरियस है ये। टूर के बाद ऊनी उसे बालकनी का नजारा दिखाती है। वहाँ से पूरा शहर हर दिशा में बहुत ज्यादा खूबसूरती से फैला हुआ नजर आता है। नई डेट शुरू करने से पहले वो ऊनी से एक एहसान मांगती है। वो समझाती है कि कॉन्ग जुन के साथ उसका आखिरी पल बिल्कुल एक जरूरी मोड़ पर जाकर खत्म हुआ था, इसीलिए वो उसे सीन से कंटिन्यू करना चाहती है और उसे दोबारा मिलना चाहती है। लेकिन ऊनी तुरंत अपना सर हिला देती है और कहती है वो मुमकिन नहीं है। सोमी हैरान दिखती है और पूछती है क्यों। ऊनी आराम से समझाती है कि किसी स्पेसिफिक इंसान को सीधा चुनना सिर्फ प्रीमियम प्लान के साथ ही मुमकिन है, जिसकी कीमत 1 मिलियन वोन हर महीने है। जो बेसिक प्लान सोमी के सब्सक्रिप्शन किया है, वो सिस्टम को सिर्फ उसके लिए रैंडमली पार्टनर्स मैच करने की इजाजत देता है। सोमी कीमत सुनकर दंग रह जाती है और शिकायत करती है कि ये बेहुदा है। ऊनी बस कंधे उचकाती है और उससे ज्यादा ना सोचने को कहती है। वो सोमी को याद दिलाती है कि कॉन्ग जुन और चोईवो के अलावा सिस्टम में अभी भी सैकड़ों दूसरे मर्द मौजूद हैं। उन्हें मुस्कुराती है और उसे अपने नए अनुभव का आनंद लेने को कहती है। और बस ऐसे ही सोमी अपनी अगली वर्चुअल डेट शुरू करने के लिए तैयार है। सोमी एक वर्चुअल डेट सिनेरियो के अंदर जाती है। उसने एक कमर्शियल एयरप्लेन फ्लाइट अटेंडेंट की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। फ्लाइट अचानक से एक डेंजरस सिचुएशन में चली जाती है। एक पैसेंजर गन निकाल लेता है और प्लेन हिलने लगता है। बे ह्यूंग वोन नाम का एक एजेंट पहले ही इमरजेंसी संभाल रहा है। सिस्टम सोमी को तीसरी डेट शुरू करने पर बधाई देता है। वो आसपास के हल्ला गुल्ला को देखती है और पेड वर्जन की प्रोडक्शन क्वालिटी का मजाक उड़ाती है। एनआईएस सच में वो इतनी खतरनाक सिचुएशन देखकर डर जाती है। फिर वो डेट से लॉग आउट कर लेती है। अगला सिनेरियो लोड होता है। सोमी खुद को एक हॉस्पिटल में इंटर्न के रूप में पाती है। एक सीनियर डॉक्टर कॉरिडोर पर चिल्ला रहा है। वो गुस्से में और परेशान है। फिर वो अचानक कन्फेस करता है कि वो एक हफ्ते से उसे पसंद करता है और उसके जवाब का इंतजार करते हुए बेसब्र हो रहा है। वो बेहद ही ड्रामेटिक ढंग से अपनी भावनाओं का इजहार करता है। जिस इंसान के साथ मैं पैराडाइज आइलैंड जाना चाहता हूँ वो सोमी है। इसके बाद सीन तुरंत ही एक कोर्ट रूम में बदल जाता है। एक प्रोसिक्यूटर और एक जज एक लीगल आर्ग्यूमेंट में एक दूसरे के सामने है। प्रोसिक्यूटर अचानक पूछता है, क्या तुम आज रात बिजी हो? जज आराम से जवाब देती है, यहाँ प्यार कानून से ऊपर है। फिर एक और सीन शिफ्ट होता है। इस बार सोमी एक मशहूर एक्ट्रेस है और इस बार उसे बॉडीगार्ड से प्यार हो जाता है। इस तरीके से वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में एक और डेट एंजॉय करती है। वो वहाँ बहुत ज्यादा खुश दिखती है। उसके बाद एक आइडल शो का सीन आता है। आइडल का नाम जे पार्क है। फिर एक नया नोटिफिकेशन आता है। ये एक सीक्रेट डेट इनविटेशन है जिसमें जे पार्क है। बिना हिचकिचाए सोमी एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में असली दुनिया में हम सोमी और पार्क कैंग को एक कॉफी शॉप में देखते हैं। सोमी अपने हमेशा वाले कैफे से सिर्फ एक कॉफी खरीदती है। वो पार्क कैंग को नोटिस करती है जो आमतौर पर 2 कॉफी खरीदता है। आज उसने सिर्फ एक खरीदी। पार्क कैंग आराम से जवाब देता है कि आज उसे एक्स्ट्रा वाली की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ज्यादा समझती नहीं है। ऑफिस में उसकी कलीग हेबिन एक ब्लाइंड डेट के लिए परेशान है। लड़के ने बस एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे मैम और दोबारा मिलने को कभी नहीं पूछा।
सब लोग मैसेज पर हंसते हैं। सोमी हाईबिन के फोन पकड़ती है और उसके लिए पहला टेक्स्ट भेजती है। हाईबिन घबरा जाती है, लेकिन लड़का जवाब देता है और वीकेंड पर मिलने के लिए राजी हो जाता है। फिर सोमी कहती है कि कभी कभी हमें पहले कोशिश कर लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में काम पर एक मुसीबत आती है। राइटर आखिरी मिनट पर एपिसोड फाइल भेजती है। सोमी इसे अपलोड कर देती है। बाद में वो कमेंट सेक्शन चेक करती है। इंटरनेट एक टाइपो पर फट रहा था। नए एपिसोड में चोई वो की एक रोमांटिक लाइन थी जिसे कहना था, परेशान करने के लिए माफी, लेकिन मैं इस औरत को नहीं ले जाऊंगा। इसके बाद सोमी यंग सॉन्ग को एक मैसेज भेजती है, अब से कृपया हर बार शाम 7 बजे से पहले फाइल भेज दिया करें। मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। वो खामोशी से ऐड करती है। युनसोंग इसे पढ़ती है और गुस्सा हो जाती है, ये सोचते हुए वो इतनी सुबह मुझ पर हमला क्यों कर रही है। यंग सॉन्ग कमेंट्स में पलटकर बहस करती है, चिल्लाती हुई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किंग सीजोंग हो। वो क्रिटिक्स का मजाक उड़ाती है कि वो बहस के एक्सपर्ट्स बनने का नाटक कर रहे हैं। उसके बाद सोमी फिर से ऐप में लॉगिन करती है। वर्चुअल दुनिया के अंदर एक नया सिनेरियो लोड होता है। सोमी आसपास देखती है और एक आवाज सुनती है। ये कॉन्गजुन है। वो वहाँ खड़ा है और थोड़ा उम्र दराज दिख रहा है, लगभग 10 साल बड़ा। वो उसे ऐसे देखता है जैसे उसने उसे बहुत लंबे समय से याद रखा हो। क्या ये तुम हो? बहुत वक्त हो गया है ना। यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जाता है बसंत और तुम, फिर ये दिखाता है टू बी कंटिन्यूड। सोमी उन शब्दों को घूरती है और कहती है, मुझे पता था ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की एक चाल है, लेकिन उसे देखने के बाद सोमी फिर से इसमें फंस गई थी। सोमी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम बहुत बदल गए हो। कॉन्गजुन वो जवाब देता है, क्या मैं बदल गया हूँ? तुम भी। 10 साल एक लंबा समय होता है। वो रुकता है और धीरे से ऐड करता है, लेकिन तुम अभी भी बहुत अच्छी लगती हो। वो मुस्कुराती है। अब अगले सीन में हम सोमी और कॉन्गजुन को एक रेस्टोरेंट में साथ बैठा हुआ देखते हैं। सोमी पूछती है कि वो कैसे रहा है। कॉन्गजुन समझाता है कि ग्रेजुएशन के बाद उसने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू की। फिर वो पूछती है कि क्या वो अभी भी केंडो प्रैक्टिस करता है। कॉन्गजुन हंसता है और कहता है कि उसने तभी छोड़ दिया था जब तुमने हमारी आखिरी प्रैक्टिस मैच में उसे पूरी तरीके से हरा दिया था। सोमी मजाक में कहती है कि उसे तब उस पर थोड़ा रहम करना चाहिए था, लेकिन बात जल्दी ही सीरियस हो जाती है। कॉन्गजुन खामोशी से मानता है कि उसने बहुत संघर्ष किया। जब सोमी ने अचानक स्कूल छोड़ दिया था तो वो पूछता था कि असल में क्या हुआ था। सोमी रुकती है और बस कहती है कि उसकी अपनी वजह थी। कॉन्गजुन कहता है कि वो कम से कम टच में तो रह सकती थी ना। सोमी ऐसे गायब होने के लिए माफी मांगती है। टॉपिक बदलने के लिए वो उसे अपनी मौजूदा नौकरी के बारे में बताती है। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है, पर उस पर लिखा है, वेबटून प्रोड्यूसर नीमो कंपनी सोमी। कॉन्गजुन इसे पढ़ता है और मुस्कुराता है, ये कहते हुए कि काम तुम पर जचता है। सोमी अपने मन में सोचती है कि ये पहली बार है कि जब उसे महसूस हो रहा है कि वर्चुअल दुनिया के अंदर वही इंसान है जो असली दुनिया में है। बाद में वो उसे ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पहुंचाता है। कॉन्गजुन बिल्डिंग की तरफ देखता है और सुझाव देता है कि उन्हें अब से और अक्सर मिलना चाहिए। सोमी एक छोटी मुस्कुराहट के साथ राजी हो जाती है। वो उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है क्योंकि पहले ही अंधेरा हो गया था, लेकिन सोमी हंसती है और कहती है कि वो अब 20 साल की नहीं रही। बाद में उस रात सोमी का फोन बजता है। वो उठाती है और दूसरी तरफ से आवाज पूछती है कि क्या वो सही सलामत घर पहुंच गई। ये कॉन्गजुन है। सोमी यकीन ना करते हुए अपने फोन को देखती है। वो सोचती है कि वो ऐप के बाहर उसे कैसे कॉल कर सकता है। फिर उसे पता चलता है कि बेसिक प्लान वाले सब्सक्राइबर्स कैरेक्टर्स से लॉग आउट करने के बाद भी कॉल्स और मैसेजेस भेज सकते हैं। सोमी को ये विश्वास के लायक भी नहीं लग रहा था, लेकिन कॉल जारी रहती है। कॉन्गजुन कहता है कि उसे सोने में परेशानी हो रही है। सोमी जवाब देती है कि वो भी अब पूरी तरह से जगी हुई है। वो सुझाव देता है कि वो तब तक बातें करेंगे जब तक कि उन्हें नींद ना आ जाए। इसके बाद वो दोनों हॉरर मूवीज के बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं। बातचीत जल्द ही बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से होने लगती है। सोमी हैरान है कि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हॉरर फिल्म जानता है जो उसे भी पसंद है। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत बातचीत होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सोमी ऑफिस पहुंचती है। पार्क कैंग पहले से ही वहाँ उनके वेबटून कॉन्टेस्ट जजिंग सेशन के लिए इंतजार कर रहा था। उसने पहले कॉफी भी बनाई थी, लेकिन वो ठंडी हो गई थी क्योंकि वो देर से आई है। सोमी उसका शुक्रिया करती है और वो सब सबमिशंस रिव्यू करना शुरू कर देती है। हालांकि तुरंत ही उनके बीच में एक असहमति बन जाती है। पार्क कैंग एक एंट्री की आलोचना करता है और वो मौजूदा वक्त से बहुत मिलती जुलती है। सोमी बहस करती है कि ओरिजिनलिटी सब्जेक्टिव हो सकती है। वो एक और कहानी को बचकाना कह देती है। सोमी जवाब देती है कि बचकाने प्लॉट्स वाले कई पॉपुलर टाइटल्स अभी भी चार्ट्स पर डोमिनेट करते हैं। वो ऐसा कहते हुए किसी की तरफ देखती भी है। पार्क कैंग पूछता है कि उसका मतलब कौन सा टाइटल है और सोमी हल्के में
कहती है कि ऐसे बहुत है। वो खामोशी से सोचती है कि वो आज इतना चिड़चिड़ा हुआ क्यों लग रहा है। इससे पहले कि बहस और खराब हो, पार्क कैंग ब्रेक के लिए कहता है। ब्रेक के दौरान सोमी का फोन वाइब्रेट करता है। ये कॉन्गजुन का एक टेक्स्ट मैसेज था। क्या तुम सही सलामत काम पर पहुंच गई? आज के लिए गुड लक। उस शाम सोमी काम खत्म करती है और स्टेशन की तरफ चलती है। कॉन्गजुन पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। वो पूछती है कि क्या वो देर से आई, लेकिन कॉन्गजुन कहता है कि टाइमिंग परफेक्ट है क्योंकि मूवी शुरू होने वाली है। वो साथ बैठते हैं और वो उसे पॉपकॉर्न ऑफर करता है। दोनों उस पल का आनंद लेते हैं। मूवी के बाद कॉन्गजुन उसे पास ही अपने कंपनी ऑफिस ले जाता है क्योंकि संडे है और पूरी बिल्डिंग खाली और शांत है। सोमी धीरे धीरे ऑफिस में घूमती है, सब कुछ देखते हुए। बाद में वो ताज़ा हवा के लिए रूफटॉप पर जाते हैं। रात का शहर उनके नीचे फैला हुआ था। एक लंबी खामोशी के बाद कॉन्गजुन एक सवाल पूछता है कि क्या वो पहले की तरह फिर से गायब हो जाएगी। सोमी उसे देखती है और मजबूती से जवाब देती है, नहीं। वो कहती है कि वो इस बार कहीं नहीं जा रही। उसके बाद दिन सोमी और कॉन्गजुन के बीच मैसेजेस से भर जाते हैं। हर सुबह वो काम पर जाते हुए उसे टेक्स्ट करता है, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। यहाँ तक कि काम पर मीटिंग्स में बैठे हुए भी सोमी टेबल के नीचे अपना फोन चेक करती रहती है। वेबटून सबमिशन के बारे में एक मीटिंग के दौरान पार्क कैंग नोटिस करता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। सोमी तुरंत अपना फोन छुपाती है और कहती है कि कुछ भी तो नहीं। अब एक शाम कॉन्गजुन उसे लेने ऑफिस आता है। वो साथ डिनर पर जाते हैं, फिर वॉक के बाद में कॉफी पीते हैं। एक और दिन वो एक लाइब्रेरी में मिलते हैं। वो एक दूसरे के सामने खामोशी से बैठे और पढ़ाई करते हैं। दोपहर के वक्त एक पार्क में एक और डेट होती है। वो साथ साथ चलते हैं और छोटी बातों पर हंसते हैं। बाद में वो साथ बैठे हैं और रिलैक्स करते हैं। अगले सीन में सोमी जियान से मिलती है। वो बहुत रो रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। वो उसे समझाती है कि वो 30 ब्लाइंड डेट्स पर गई थी, लेकिन फिर भी उसे सही पार्टनर नहीं मिला। वो अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। वो कहती है कि अगर इतने सारे लोगों से मिलने के बाद भी उसे परफेक्ट मैच नहीं मिला तो शायद परफेक्ट मैच असल में होता ही नहीं है। वो उस सारे वक्त और एनर्जी की शिकायत करने में लगाती है जो उसने डेटिंग पर बर्बाद की थी। उसके बाद सोमी बाहर जाती है और कॉन्गजुन को कॉल करती है। वो उसे एक सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए एक परफेक्ट मैच जरूर होता है? कॉन्गजुन थोड़ा रुकता है और फिर कहता है उसे यकीन नहीं है। फिर वो मजाक में पूछता है कि क्या वो इसलिए पूछ रही है क्योंकि वो उसके लिए काफी अच्छा नहीं है। सोमी तुरंत कहती है कि उसका वो मतलब नहीं था। अब अगली बार वो मिलते हैं। सोमी पूछती है कि क्या वो सच में उसके साथ वक्त बिताना एंजॉय करता है। कॉन्गजुन पूछता है कि उसका असल मतलब क्या है। सोमी समझने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि क्या उनका रिश्ता सच में एक अच्छी चीज है और क्या उसके साथ होना उसके लिए सही फैसला है। वो कहता है कि जब वो उसके साथ होता है तो वो खुशी महसूस करता है, जब वो उसके साथ नहीं भी होता तो भी बस उसके बारे में सोचते ही वो खुश हो जाता है। तो मैं पूछती है कि वो किस बारे में सोचता है। वो सादगी से जवाब देता है कि तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे चलने का तरीका, तुम्हारे खाने का तरीका, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारे बारे में सब कुछ। असली दुनिया में वापस कंपनी 2 दिन की वर्कशॉप ट्रिप अनाउंस करती है। सबकी हैरानी के लिए सोमी अटेंड करने का फैसला करती है। पार्क कैंग भी आखिरी में जाता है, भले ही उसने असल में पास ही अपने पेरेंट्स के पास जाने का प्लान बनाया था। वहाँ एक ट्रिविया कॉन्टेस्ट होता है और सोमी और पार्क कैंग एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करते हैं। सवाल वेबटून टाइटल्स, कैरेक्टर्स और यहाँ तक कि ड्रैगन बॉल टूर्नामेंट जैसे एनिमे रेफरेंसेस के बारे में था। दोनों ही जल्दी और सही सही जवाब देते हैं जिससे कि सब हैरान हो जाते हैं। कॉन्टेस्ट इंटेंस होता जाता है और आखिरी में एक टाई ब्रेकर तक पहुंच जाता है। अंत में पार्क कैंग सिर्फ 1 पॉइंट से जीत जाता है। बाद में एक ठंडी नदी के पास ट्रेजर हंट होता है। एक्टिविटीज के दौरान कोई गलती से अपना फोन पानी में गिरा देता है। सब पैनिक करते हैं और उस जमा देने वाले ठंडे पानी में जाने से हिचकिचाते हैं। बिना कुछ कहे पार्क कैंग सीधा पानी में चला जाता है और फोन निकाल लाता है। स्क्रीन पर क्रैक आ गया था, लेकिन वो इसे वापस कर देता है और हल्के में कहता है कि वो अपने पैंट्स बदलने जा रहा है और वहाँ से चला जाता है। कोवर्कर्स उसे जाते हुए देखते हैं और मजाक करते हैं कि औरतें आमतौर पर इस तरह के हीरोइक बिहेवियर पसंद करती है। अब उस रात सब कोई साथ में पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। पार्क कैंग की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम निकलती है। सिर्फ कुछ ड्रिंक्स के बाद ही वो अजीब तरीके से ऐसे बॉटल पर फोकस करने लगता है जैसे जिसका ढक्कन मैचिंग नहीं था। वो बार बार जिद करता है कि बॉटल का ढक्कन होना चाहिए वरना कुछ बुरा हो जाएगा। उसके कोवर्कर्स आखिर में उसे सोने के लिए घसीट के ले जाते हैं। कंपनी वर्कशॉप खत्म होने के बाद पार्क कैंग सोमी को शहर तक राइड ऑफर करता है। ड्राइव के दौरान वो ज्यादातर खामोश बैठे रहते हैं। पार्क कैंग यंग सॉन्ग की हाल की एक सेल्स ड्रॉप के बारे में पूछता है। सोमी सिचुएशन समझती है। फिर वो जिक्र करता है कि एक और राइटर हॉनी वो एक शॉर्ट स्टोरी प्रोजेक्ट करेगा जो असल में यंगसोंग के लिए था क्योंकि एडवर्टाइजर्स ने बदलाव की रिक्वेस्ट की थी। सोमी हैरान होती है कि डायरेक्टर ने उसे बताने के बजाय पार्क कैंग को क्यों बताया। पार्क कैंग बस कहता है कि उसे नहीं पता।
जल्द ही वो योंगसोंग स्टेशन के पास पहुंचते हैं। सोमी कार से उतरने की तैयारी करती है और राइड के लिए उसका शुक्रिया करती है। फिर वो अचानक कहता है कि वो उसे पसंद करता है। सोमी वहीं जम जाती है। वो आराम से कन्फेशन रिपीट करता है। घर जाने के बाद वो बार बार वही चीज सोचती रहती है और बहुत हैरान महसूस करती है। अब अगले दिन ऑफिस में एक छोटी मीटिंग के दौरान सोमी बार बार वही चीज सोच रही थी। एक छोटे से ब्रेक के दौरान जब वो बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो इतनी नर्वस होती है कि दरवाजा भी सही से नहीं खोल पाती। थोड़ी देर बाद पाक कैंग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसे जवाब का इंतजार करना चाहिए या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सुमी जवाब देने से पहले एक पल लेती है। वो उसे बताती है कि वो अभी किसी और को देख रही है, इसीलिए वो ऐसा दिखावा करेगी जैसे उसने उसका कन्फेशन कभी सुना ही नहीं। पाक कैंग आराम से उसका जवाब स्वीकार करता है। वो कहता है कि वो समझ गया है और काम जारी रखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमी उसे देखती है और परेशान है कि वो इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ गया। इस बीच बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की दुनिया के अंदर सुमी कैंग जुन के साथ वक्त बताना जारी रखती है। एक दिन वो साथ में आइस स्केटिंग करने जाते हैं। सुमी बहुत अच्छी स्केटिंग करती है। कॉन्ग जुन ये देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वो हमेशा से स्केटिंग में इतनी अच्छी है। सोमी भरोसे के साथ जवाब देती है कि वो हर चीज में अच्छी है और वो हंसते हुए साथ में स्केटिंग जारी रखते हैं। डेट के दौरान सोमी हल्के में जिक्र करती है कि हाल ही में किसी ने उसे कन्फेस किया। कॉन्ग जुन दिखावा करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोमी उसे छेड़ती है और पूछती है कि क्या वो जेलस है। वो तुरंत मना कर देता है। एक दिन सोमी अपने दोस्त के साथ बैठी होती है जब वो अचानक पास में कॉन्ग जुन का नाम सुनती है। जब वो देखती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ लड़कियां उसके बारे में बात कर रही है। क्यूरियस होकर वो उसके बारे में पढ़ना शुरू करती है और उन रिव्यूज को देखती है जो लोगों ने लिखा है। ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो कॉन्ग जुन की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ती है। वहाँ जो कुछ लिखा था वो बिल्कुल वही था जो उसके साथ हुआ था। डायलॉग्स और यहाँ तक कि लाइंस उसने कही थी वो पहले से ही लिखी हुई थी। एक शाम कॉन्ग जुन फूलों का बुक्के लेकर उनकी हमेशा वाली मिलने की जगह पे पहुंचता है। कोई खास मौका नहीं है। सुमी पूछती है कि वो क्यों लाया है, पर कॉन्ग जुन बस कहता है कि उसका मन किया आज उसे फूल देने का। वो डिनर पर जाते हैं लेकिन कुछ अलग महसूस होता है। कॉन्ग जुन नोटिस करता है और पूछता है कि क्या कुछ गलत है। वो जिद करती है कि सब ठीक है, फिर भी वो उससे उसी तरीके से देख पाती है जैसे कि वो आमतौर पर उसे देखती है। फिर वो ईमानदारी से कुछ मानता है। वो कहता है कि वो डरा हुआ है कि वो उसे फिर से छोड़ देगी। सुमी ये सुनकर जम जाती है। जवाब देने के बजाय वो माफी मांगती है और कहती है कि उन्हें इस बारे में किसी और वक्त बात करनी चाहिए। वो जाने लगती है। कॉन्ग जुन तुरंत उसके पीछे आता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। सोमी चलना बंद करती है। वो उसे अपनी तरफ देखने को कहता है। जब वो मुड़ती है तो धीरे से कार के सहारे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता है, लेकिन सोमी उसे रोक देती है। वो खामोशी से उसे बताती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो कहती है कि दिक्कत ये है कि वो बदल गई है। अब चाहे वो कोई भी रोमांटिक मूव कोशिश करे, वो अब पहले जैसा महसूस नहीं कर सकती। कॉन्ग जुन शॉक दिखता है। सोमी फिर उसे बताती है कि इस बार वो बिना समझाए गायब होने के बजाय ढंग से जाएगी। वो हर चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे अपना ख्याल रखने को कहती है। फिर वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड रिंग निकाल देती है। अब अगले सीन में हम सोमी को एक घर के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। वो गुस्से में कहती है कि वो अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने जा रही है। उसी वक्त उन्हीं प्रकट होती है। सोमी एक सीधा सवाल पूछती है, कितनी औरतें अभी भी ऐप के जरिए कॉन्ग जुन को डेट कर रही हैं? उन्हीं हिचकिचाती है लेकिन आखिर में नंबर बताती है 12,432 यूजर्स और वो नंबर रियल टाइम में बढ़ते जा रहा है। सुमी देखती है कि वो नंबर और ऊपर जा रहा है। वो आखिर में उन्हीं को इसे दिखाना बंद करने को कहती है। उसे एहसास होता है कि कॉन्ग जुन वही रोमांटिक शब्द हजारों दूसरी औरतों को भी कह रहा है। वही मैसेजेस, वही डेट्स, वही भाव। उन्हें पूछती है क्या सोमी को ये बात नापसंद है कि कॉन्ग जुन हर किसी के लिए अवेलेबल है। सुमी मानती है कि लॉजिकली वो इसे समझती है लेकिन इमोशनली ये फिर भी उसे दुख दे रहा है। उन्हें फिर एक और ऑप्शन बताती है उसे। सिस्टम में एक खास 9001 कैरेक्टर है, एक पूरी तरीके से कस्टमाइज बॉयफ्रेंड जो हर यूजर के लिए खास बनाया जाता है। उसका नाम गुआन है। अगले सीन में सोमी को एक लंबा सर्वे पूरा करने को कहा जाता है जिसमें उसके आइडल पार्टनर का वर्णन हो। सवाल हर चीज को कवर करता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप डायनामिक्स, बेसिकली वो सब कुछ कवर करता है। वो ईमानदारी से जवाब देती है ये कहते हुए कि वो ऐसे मर्द को तवज्जो देती है जो हमेशा अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करने के बजाय कभी कभी सेक्सी हो। वो ये भी कहती है कि वो ऐसे किसी को पसंद करती है जो भावनाओं को शब्दों के बजाय कामों के से व्यक्त करे। आखिरी सवाल उसे अपने आइडल मर्द का 2000 कैरेक्टर्स में विस्तार से वर्णन करने को कहता है। इस बीच स्क्रीन पर गुआन के बारे में उस रिव्यू देखने लगती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो ऐप का सबसे अच्छा कैरेक्टर है। कुछ कहते हैं कि उसने उन्हें दर्दनाक ब्रेकअप से निकालने में मदद की है। दूसरे कहते हैं कि वो वही परफेक्ट पार्टनर है जिसकी उन्हें जरूरत थी।
पर वो जानते भी नहीं थे। जल्दी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होने का ऐलान करता है। अगले सीन में हम सोमी को बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के अंदर देखते हैं। जैसे ही वो उस लड़की को देखती है उसे एहसास होता है कि ये कॉन्ग जुन है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और तुरंत अपनी रिंग निकाल देती है। उसके बाद सोमी तुरंत ऊनी से संपर्क करती है और रीमेक की मांग करती है। वो जिद करती है कि उसके चेहरे के साथ कुछ गंभीर गड़बड़ है। ऊनी आराम से सिस्टम चेक करती है और कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट के अकॉर्डिंग वो पूरी तरह हैंडसम है, लेकिन सोमी मानने से इनकार करती है और सिस्टम से एक और वर्जन जनरेट करने को कहती है। ऊनी तुरंत उसे मना कर देती है। रूल सख्त है, 9001 कस्टम कैरेक्टर सिर्फ एक बार जनरेट किया जा सकता है, दूसरा मौका नहीं है। ये सुनकर सोमी बहस करने लगती है। पूछती है कि क्या सिस्टम के साथ कुछ गलत हुआ है। वो यहाँ तक कि ताना मारती है कि उसकी एक आंख है या तीन। ऊनी कहती है कि कुछ गलत नहीं है, वो बस वैसा ही है जैसा सोमी का आइडल मर्द दिखता है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो भी उसने भरा था। सोमी बात खत्म होने के बाद अकेली बैठी है। गोंग के चेहरे की तस्वीर उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती है, लेकिन हर बार जब वो उसके बारे में सोचती है एक और याद भी आती है उसे। कार वाला वो पल जब पार्क कैंग ने उसे कन्फेस किया था, मैं आपको पसंद करता हूँ मिस सोमी। अगले दिन जब वो एलिवेटर में जाती है तो पार्क कैंग वहाँ भी होता है। उसी की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है और अचानक सोमी को कुछ हैरान कर देने वाला एहसास होता है। उसके परफेक्ट मर्द का चेहरा बिल्कुल पार्क कैंग जैसा दिखता है। उसके बाद काम पर सोमी और पार्क कैंग अपने वेबटून कॉन्टेस्ट जजिंग सेशन के दौरान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। पार्क कैंग किसी सबमिशन के आर्ट वर्क और पैनल कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ समझा रहा है, लेकिन सोमी बिल्कुल नहीं सुन रही। इसके बजाय वो बस उसके चेहरे को घूरे जा रही है। वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि सिस्टम ने उसके आइडल मर्द को पार्क कैंग के जैसा कैसे बना दिया। फिर वो उन डिटेल्स पर ध्यान देना शुरू करती है जिन पर उसने पहले कभी गौर नहीं किया था। उसके अंदरूनी डबल आईलिड, उसकी सीधी नाक और यहाँ तक कि उसके होठ की बनावट भी, सारी खूबियां बिल्कुल उन फीचर्स से मिलती है जो उसे पसंद है। सोमी को अचानक एहसास होता है कि वो क्या कर रही है और वो तुरंत खुद को रोकती है। खुद को पागल कहती है ऐसा सोचने के लिए। पार्क कैंग उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस करता है और पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। सोमी घबरा जाती है और समझाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि उसका चेहरा आज थोड़ा अलग दिख रहा है। पार्क कैंग पूछता है कि उसका क्या मतलब है। तभी उनका खाना आ जाता है और सोमी ऑकवर्ड बातचीत से बचने के लिए तुरंत खाना शुरू कर देती है। बाद में उस शाम सोमी ध्यान से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड ऐप में दोबारा लॉगिन करती है। वो खुद को एक रोड ट्रिप के दौरान एक शांत कोस्टल रोड पर पाती है। उसकी कार खराब हो गई थी और इंजन से धुआं निकल रहा था। वो आराम से उसे बताता है कि इंजन पूरी तरीके से टूट गया है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। सोमी कहती है कि उसे सही में नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, वो तो बस सड़क पर गाड़ी चला रही थी। वो अपना सर टेढ़ा करता है और हल्के में उसे अपने पीछे आने को कहता है अगर वो चाहे तो। उस पल सोमी को सर्वे का एक सवाल याद आता है जो उसने पहले भरा था। उसमें सबसे रोमांटिक पहली मुलाकात के बारे में पूछा गया था जो वो इमेजिन कर सके। उसका जवाब था किसी अनजान जगह पर ट्रिप के दौरान एक फ्री स्पिरिटेड मर्द से मिलना, बिल्कुल एक मूवी की तरह। अब बिल्कुल वही सिनेरियो हो रहा था। सोमी अचानक खुद को मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठा पाती है। जब वो सड़क पर चलने लगती है सोमी सोचने लगती है कि ये सिचुएशन कितनी अजीब है। वो एक अजनबी के पीछे बैठी है जो बिल्कुल उसके कोवर्कर जैसा दिखता है और ऐसी जगह जा रही है जिसे वो जानती तक नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं सब कुछ हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा उसे कंफर्टेबल फील हो रहा था। वो नोटिस करती है कि उसकी पीठ पकड़ना नेचुरल लग रहा है, यहाँ तक कि हवा और वो पल ही अजीब तरीके से परफेक्ट महसूस हो रहे थे। हॉस्टल पहुंचने के बाद गोंग सोमी को उसका कमरा दिखाता है। ये एक छोटी लेकिन साफ जगह है। फिर वो अच्छे से गुड नाइट कहता है और उसे बताता है कि आज उसे उससे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद वो कमरे में दाखिल होती है। एक तेज आवाज वाली औरत दिखाई देती है उसे। पूरा एक और कोरियन टूरिस्ट जो हॉस्टल में रुकी है। बाद में उस शाम सोमी डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में जाती है। पूरा जोर से शिकायत करती है खाना बिल्कुल बेस्वाद है और गुस्से में चली जाती है। तो सुमी उसके बजाय गुआंग के साथ बैठ जाती है। गुआंग उसे बताता है कि उसकी कार परसों सुबह तक ठीक हो जाएगी, मतलब वो वहाँ 2 दिन तक रुकेगी। सुमी पूछती है कि वो क्या काम करता है। गुआंग सादगी से जवाब देता है कि वो ड्रॉ करता है। जब वो पूछती है कि क्या वो एक आर्टिस्ट है, वो समझता है कि वो बस एक जगह से दूसरी जगह घूमता है और जो उसका मन करता है वो ड्रॉ करता है। हॉस्टल में अगले कुछ दिन हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा उसके अच्छे गुजरते हैं। एक सुबह वो बीच पर वक्त बिताते हैं। बाद में सोमी को एक स्केचबुक मिलती है और वो पन्ना पलटती है। वो कुछ दिलचस्प नोटिस करती है। हर ड्राइंग कपल्स को दिखाती है, 2 लोग साथ में। सोमी इस तरह इशारा करती है ये कहते हुए कि उन्हें सिर्फ कपल्स ही ड्रॉ किए हैं। गोंग मानता है कि उसका बस कुछ और ड्रॉ करने का मन नहीं किया। वो मजाक में उसे एक अजीब आर्टिस्ट कहती है जो सिर्फ कपल्स ड्रॉ करता है। गोंग समझता है कि वो हर उस कपल को ड्रॉ नहीं करता जिसे वो देखता है। वो सिर्फ उन कपल्स को ड्रॉ कर जो अपने प्यार पर पूरी तरीके से यकीन करते हैं और भविष्य पर शक नहीं करते। बाद में उस रात वो शांत आवाज में उसे कुछ कहता है कि उसे लगता है कि वो खो गए हैं। सोमी तुरंत पैनिक करती है और सोचती है कि वो मजाक कर रहा है,
लेकिन गोंग जोर देता है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है। वो यहाँ तक कि एक नए विवाहित जोड़े की कहानी बताता है जो कभी इसी इलाके में गायब हो गए थे। उस पल सोमी के सर्वे के जवाब में से एक उसके दिमाग में चमकता है। जब सिस्टम ने उसकी पसंदीदा मूवी जॉनर के बारे में पूछा था, उसमें जवाब दिया था हॉरर, खासकर ऑकल्ट हॉरर। सोमी तुरंत शिकायत करती है कि वो हॉरर मूवीज देखना एंजॉय करती है, पर असल जिंदगी में वो उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। सोमी ऑकवर्डली मानती है कि वो शायद थोड़ा डर रही है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, तनाव खत्म हो जाता है और वो पल फिर से गर्मजोशी से भर जाता है। इस बीच असली दुनिया में सोमी जियान के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलती है। वो साथ बैठकर ग्रिल्ड मीट खा रहे हैं और जिंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं। जियान कई ब्लाइंड डेट्स की शिकायत करती है जिन पर वो हाल ही में गई थी, ये कहते हुए कि उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। एक दिन उसने एक ही दिन में 2 डेट्स शेड्यूल कर दी थी, लेकिन वो मर्द अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। सोमी उसे बताती है कि उसे शायद कुछ वक्त के लिए ब्लाइंड डेट्स पर जाना बंद कर देना चाहिए। जियान अपना सर हिलाती है और कहती है, मैं मर्द के बिना नहीं रह सकती, किसी दिन मुझे सही इंसान मिल ही जाएगा। फिर जियान उस आदमी की बात निकालती है जिसके बारे में वो काम से बात करती है। उसे शक है कि सोमी असल में उसे पसंद करती है। सोमी तुरंत इनकार कर देती है। वो कहती है कि सिचुएशन असल में इसके उल्टे है, वो है जो उसे पसंद करता है। जियान ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसने सोमी को कन्फेस भी किया है। वो यकीन नहीं कर पा रही कि सोमी ने उसे पहले बताया बिना मना कर दिया। जियान तुरंत ऑनलाइन उसका फोटो ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका सोशल मीडिया नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए एक कलीग का फोन यूज करती है। फोटो देखने के बाद जियान उसे ध्यान से देखती है। फिर वो कुछ अनएक्सपेक्टेड कहती है। वो कहती है कि वो हैंडसम है, लेकिन वो सोमी के हमेशा वाले टाइप जैसा नहीं दिखता। उसके अकॉर्डिंग सोमी रिलैक्स्ड और इजी गोइंग मर्द पसंद करती है, जबकि लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियस लगता है। सोमी फोटो को देखती है और धीरे से सहमति में सर हिलाती है। अपने मन के अंदर सोमी खुद को तसल्ली देती है कि वो शुरू से ही सही थी। पाक कैंग उसके लिए सही इंसान नहीं है। जल्द ही बुसान कॉमिक्स फेस्टिवल शुरू होता है। सोमी इवेंट में पाक कैंग, युन सॉन्ग और हानी के साथ अटेंड करती है। वेन्यू में दाखिल होने से पहले पाक कैंग अचानक लॉबी में सोमी को रोकता है। वो उसके बालों में फंसी कोई चीज नोटिस करता है, एक छोटी सी पत्ती या कोई रुई का टुकड़ा। वो समझती है कि ये शायद तब वहाँ लग गया होगा जब वो पहले फूल चुन रही थी। फिर वो उसे एक छोटा बुके दिखाती है जो उसने युनसोंग के लिए खरीदा था, बस इस उम्मीद में कि शायद वो कोई अवार्ड जीत जाए। सोमी कहती है कि उसे उम्मीद है कि युनसोंग कोई अच्छी खबर मिलेगी और ये भी उम्मीद करती है कि हानि भी कामयाब हो। फिर पाक कैंग सोमी को कहता है कि पहले वाले कन्फेशन के बारे में ज्यादा चिंता ना करे। वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो खामोशी से साथ में फेस्टिवल के अंदर चले जाते हैं। जल्द ही 27th बुसान कॉमिक फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है। पहला अवार्ड जो अनाउंस किया जाता है वो पॉपुलैरिटी अवार्ड है। फैन वोट्स की एक भारी संख्या के साथ विनर है युनसोंग, द मैन टू नो की ऑथर। ऑडियंस तालियां बजाती है जब युनसोंग स्टेज पर चलती है और माइक्रोफोन के पीछे खड़ी होती है। वो एक पल के लिए ट्रॉफी को देखती है, फिर अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड कहती है। वो कमेंट करती है कि हाल ही में जो अवार्ड उसे मिलते रहते हैं वो सिर्फ पॉपुलैरिटी अवार्ड है। ये सुनते ही कमरा तुरंत खामोश हो जाता है। फिर वो मजाक में ऐड करती है कि अगर उन्हें अगले साल फिर से वही अवार्ड दिया तो शायद वो फेस्टिवल में आना ही बंद कर दे। एक पल के लिए ऑडियंस को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। फिर युनसोंग तुरंत हंसती है और कहती है कि वो बस मजाक कर रही है। टेंशन खत्म हो जाती है और लोग उसके साथ हंसने लगते हैं। इसके बाद वो झुकती है और स्टेज से चली जाती है। ऑडियंस में से सोमी इस पल को ध्यान से देखती है। उसके बगल में बैठा पाक कैंग भी हर चीज को खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा था। अगला न्यू आर्टिस्ट अवार्ड अनाउंस किया जाता है और वो हानि को नॉट ओके के लिए मिलता है। फिर सेरेमनी का सबसे बड़ा पल आता है। अनाउंसर वेबटून ऑफ द ईयर के विनर का नाम बताना शुरू करता है। विनर है हानी स्प्लैंक। कमरा तालियों से गूंज उठता है। हानी एक पल के लिए वहीं जम जाता है, लगभग यकीन नहीं कर पा रहा। फिर वो धीरे से स्टेज की तरफ चलता है। साफ तौर पर भावुक दिख रहा था वो। अपनी स्पीच के दौरान वो उन बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने पूरे रास्ते उसका साथ दिया। सेरेमनी खत्म होने के बाद सोमी बिल्डिंग के बाहर युनसोंग के पीछे जाती है। युनसोंग तुरंत जाने के लिए तैयार लगती है, लेकिन सोमी उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। युनसोंग जोर देती है कि वो ठीक है, हालांकि वो अभी भी परेशान दिख रही थी। सोमी उसे बड़े प्यार से एनकरेज करती है कि आफ्टर पार्टी के लिए वापस अंदर चले। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद युनसोंग आखिर में राजी हो जाती है और उसके साथ वापस लौट आती है। आफ्टर पार्टी बहुत ज्यादा मजेदार और लाइवली थी। हानी भी अवार्ड जीतने की खुशी से चमक रहा था। वो यहाँ तक कि सबको महंगी विस्की पिलाने की पेशकश करता है, जिसे पूरी टेबल चीयर्स करने लगती है।
यहाँ तक कि पाक कैंग भी सेलिब्रेशन में शामिल होता है, मजाक करते हुए कि आज रात वो सुशी भी खाएंगे, भले ही वो आमतौर पर कच्चा खाना अवॉइड करता है। पार्टी के बीच में हानि को एक बधाई देने वाला फोन कॉल आता है। वो खुशी से जवाब देता है और कॉलर का शुक्रिया करता है। उसे मिस्टर चोई कहकर संबोधित करता है। जिस पल युन सॉन्ग वो नाम सुनती है वो जम जाती है। युन सॉन्ग गुस्से में कहती है कि जब भी वो उसे कॉल करती है कॉल कभी नहीं मिलता। फिर वो हानि की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि चो उसके कॉल का जवाब क्यों देता है, लेकिन महीनों तक उसके कॉल्स को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। हानि कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। युन सॉन्ग गुस्से में खड़ी हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वो चो के साथ मिलकर उससे बदला ले रहा है। वो यहाँ तक सवाल उठाती है कि क्या उसने जानबूझकर डायरेक्टर हुआंग से अपने वेबटून का अपलोड स्केड्यूल बदलने को कहा था ताकि वो उसके फ्राइडे रिलीज स्लॉट के साथ कम्पीट कर सके। हानि हर चीज से इनकार करता है। वो समझाता है कि सिर्फ डायरेक्टर ही रिलीज स्केड्यूल का फैसला करता है। वो कई टॉपिक्स पर बातचीत जारी रखते हैं, कभी सीरियसली तो कभी प्यार से। बाद में उस रात युन सॉन्ग अपने कमरे में वापस आती है। वो पूरी तरीके से बेहोश तो नहीं थी, लेकिन वो साफ तौर पर नशे में थी और बहुत ज्यादा थकी हुई थी। सोमी उसे बिस्तर पर सेटल होने में मदद करती है और सुनिश्चित करती है कि वो कंफर्टेबल हो। तभी युनसोंग का फोन बजने लगता है। कॉलर आईडी एक अनजान नाम दिखाती है तो सोमी इसे उठा लेती है। फोन पर मर्द तुरंत पूछता है कि क्या युनसोंग को कुछ हुआ है। सोमी समझाती है कि युनसोंग अवार्ड सेरेमनी में गई थी। आफ्टर पार्टी में ज्यादा पी ली उसने और अब अपने कमरे में सो रही है। मर्द युनसोंग का ख्याल रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। क्यूरियस होकर सोमी पूछती है कि कौन बोल रहा है। मर्द आराम से जवाब देता है कि वो युनसोंग का बॉयफ्रेंड है। सोमी ये सुनकर एक पल के लिए जम जाती है। वो समझाता है कि वो दोनों कुछ वक्त से डेट कर रहे हैं। हालांकि युनसोंग ने अभी तक बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं बताया। अब अगले सीन में हम एक कंपनी गिफ्ट एक्सचेंज इवेंट देखते हैं। एम्प्लॉइज एक टेबल के चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं जो रैप्ड प्रेजेंट से भरी है। कोई सोमी का नाम पुकारता है उसे बताने के लिए कि उसकी बारी है गिफ्ट चुनने की। सोमी आगे चलती है, ढेर को देखती है और एक गिफ्ट चुनती है। उसके कलीग मुस्कुराते हैं और मजाक करते हैं कि जो गिफ्ट उसने चुना है वो कहीं न कहीं बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। सोमी हंसती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। कमरे की दूसरी तरफ से पाक कैंग खामोशी से उस पल को देखता है। अपने ख्यालों में वो धीरे से कुछ कहता है। वहाँ मौजूद सारे गिफ्ट्स में से उसने इत्तेफाक से उसका वाला ही चुना। बस एक इत्तेफाक। फिर एक और पल दिखता है। हर सुबह काम पर वही एलिवेटर राइड। एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं। सोमी अंदर चलती है। एक सेकंड बाद पाक कैंग भी अंदर खड़ा रहता है। वो खामोशी से एक दूसरे के बगल में खड़े रहते हैं जब एलिवेटर ऊपर की तरफ बढ़ता है। एक और इत्तेफाक। अगला एक कॉफी शॉप। पाक कैंग काउंटर पर खड़ा एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। एक पल बाद सोमी उसके पीछे दिखाई देती है बिना ये नोटिस किए कि वो वहाँ है। वो भी एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। पाक कैंग हर चीज नोटिस करता है। सोमी उसे बिल्कुल नोटिस नहीं करती। अपने मन के अंदर पाक कैंग कुछ मानता है। ऐसे दिन भी थे जब पाक कैंग ने परवाह करना छोड़ देने की कोशिश की थी। उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की थी जैसे इनमें से कोई भी छोटा इत्तेफाक मायने नहीं रखता। लेकिन हर बार जब वो इस बारे में सोचना बंद करने की कोशिश करता तो सोमी फिर से कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देती। वो उस एलिवेटर में कदम रखती जिसमें वो पहले से ही सवार होता। थोड़ा थोड़ा करके उन इत्तेफाकों ने उसे उसकी दुनिया में लाना जारी रखा। उसने एक और इत्तेफाक होने का इंतजार करना शुरू कर दिया। टाइटल दिखाता है कि कहानी बुसान कॉमिक फेस्टिवल आफ्टर पार्टी के रात पर लौट आती है। अंदर सब पी रहे थे और जश्न मना रहे थे। इसी बीच सोमी बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। वो ठंडी रात की हवा में अकेली खड़ी थी, थोड़ा लड़खड़ा रही थी। पल बाद पाक कैंग भी ताज़ा हवा के लिए बाहर आता है। वो सोमी को वहाँ खड़ा देखता है। वो पास चला जाता है। इस पल के दौरान सोमी अचानक अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती है। वो पूरे होश में नहीं थी। वो धीरे से कहती है, आखिरकार तुम आ ही गए। वो हैरान दिखता है और पूछता है कि वो बाहर क्या कर रही है। सोमी कहती है कि वो बस थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर आई थी और वापस अंदर जाने ही वाली थी। पाक कैंग आराम से उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें साथ में वापस अंदर जाना चाहिए। सोमी जिद करती है कि वो खुद चलने में ठीक है, लेकिन पाक कैंग नोटिस करता है कि वो हल्के नशे में है, तो वो धीरे धीरे दोनों बिल्डिंग की तरफ वापस चलने लगते हैं। चलते हुए पाक कैंग अचानक रुकता है और उससे ध्यान से कुछ पूछता है। पहले उस रात उसने कुछ अजीब कहा था। उसने कहा था, आखिरकार तुम आ ही गए। पाक कैंग जानना चाहता था कि जब उसने वो कहा था तो वो किसके बारे में बात कर रही थी। सोमी तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि शायद वो नशे में ऐसा बोल गई होगी। पाक कैंग सीधा पूछता है कि क्या उसने उसे कोई और समझने की गलती की थी। सोमी तुरंत कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं था। फिर पाक कैंग पूछता है कि क्या उसका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। सोमी तुरंत जवाब देती है कि हाँ, वो अच्छा चल रहा है।
पाक कैंग उसे एक पल के लिए देखता है और आराम से कहता है कि उसे ये सुनकर खुशी हुई। वो उसे उसके कमरे तक छोड़ता है। दरवाजे पर सोमी गुड नाइट कहती है। अब अगली सुबह आती है। यून सॉन्ग पहले से ही जाने के लिए तैयार थी। वो नाश्ता या कोई और बातचीत नहीं चाहती। वो बस अपना बैग पकड़ती है और एग्जिट की तरफ बढ़ने लगती है। सोमी उसके पीछे भागती है और पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रही है। उन्होंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन यून सॉन्ग कहती है कि उसे नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है और वो चलना जारी रखती है। सोमी ध्यान से वो बात छेड़ने की कोशिश करती है जो कल रात हुई थी, अवार्ड सेरेमनी और पीना, लेकिन यून सॉन्ग अचानक उसे उस बारे में बात बंद करने को कहती है। वो और भी तेज चलने लगती है, ये देखकर कि ये टॉपिक उसे अनकंफर्टेबल कर रहा है। सोमी तुरंत टॉपिक चेंज कर देती है। वो हल्के में पूछती है कि क्या यूनसोंग को अपने बॉयफ्रेंड को वापस कॉल करना याद रहा। यूनसोंग अचानक चलना बंद कर देती है। वो धीरे से मुड़ती है और सोमी से पूछती है कि उसे उस बारे में कैसे पता चला। सोमी समझाती है कि कल रात जब यूनसोंग बेहोश थी तो उसका फोन बार बार बज रहा था, तो सोमी ने उसे उठा लिया था। कॉलर एक मर्द था जिसकी आवाज सुकून भरी थी और नर्म थी, जिसने कहा था कि वो यूनसोंग का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर यूनसोंग तुरंत गुस्से में लाल हो जाती है। वो गुस्से में सोमी से पूछती है कि उसने किसी और का फोन क्यों उठाया। फिर वो सोमी को बेहद एनोइंग कहती है और बिना कुछ कहे वहां से तेजी से चली जाती है। सोमी वहां खड़ी उसे जाते हुए देखती है, पूरी तरीके से उलझन में। सोमी आखिरकार घर लौट आती है। वो लंबी ट्रिप के बाद बहुत ज्यादा थकी हारी काउच पर लेट जाती है। तभी उसका फोन बजता है। ये डोंगमैन है, जिसने उसे वर्कशॉप की बहुत सारी फोटोज भेजी है। सोमी धीरे धीरे उन्हें स्क्रॉल करती है। फोटोज में सब लोग खुश दिख रहे थे। बाद में सोमी बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड ऐप में दोबारा लॉगिन करती है। वो खुद को फिर से हॉस्टल में पाती है। गुआंग कहता है कि वो इस जगह पर उससे कहीं ज्यादा रुका जितना उसने शुरुआत में सोचा था। वो कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ किसी से मिलने के बाद चीजें थोड़ी बदल गई हैं। अब उसे महसूस होता है कि फिर से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। वो सही से नहीं जानता कि वो आगे कहाँ जाएंगे। वो बस ट्रैवल करने और सड़क जहाँ ले जाए वहाँ देखने का प्लान करते हैं। सुमी पूछती है कि क्या वो अकेला ट्रैवल करेगा। वो पूछता है कि क्या वो साथ आना चाहेगी। वो सुझाव देता है कि वो साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं और रास्ते में टेस्टी खाना भी ट्राई कर सकते हैं। सोमी एक पल के लिए उसकी बातों के बारे में सोचती है, फिर उसे खामोशी से कुछ एहसास होता है। शायद ये उसके प्रोफेशन की वजह से है, लेकिन जैसे ही उसने उसका ऑफर सुना वो समझ गई थी कि वो सच में ऐसा महसूस करती है। वो उसके साथ जाना चाहती है। असली दुनिया में वापस ऑफिस में मंडे की सुबह आती है। वीकली मीटिंग के दौरान डायरेक्टर अगले हफ्ते की प्रायोरिटी समझाते हैं। सोमी टेबल पर बैठी है, ध्यान से सुन रही है। टेबल की दूसरी तरफ पाक कैंग भी मौजूद है, लेकिन पूरी मीटिंग के दौरान उसने एक बार भी उसने सोमी की तरफ नहीं देखा। सोमी इसे तुरंत नोटिस करती है। जब वो एलिवेटर की तरफ चलती है वो पाक कैंग को देखती है और तुरंत छुप जाती है। फिर वो रुकती है और सोचती है, मैं उसे क्यों छुप रही हूँ। बाद में वो एक कैफे में जाती है और पाक कैंग भी वहाँ होता है। एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में गुजरता है, वो उसके आसपास ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रही है। वो है जिसने उसे रिजेक्ट किया था और फिर भी उसने इसे आराम से स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ गया, तो वो उसे क्यों बच रही है। फिर सोमी तुरंत अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने की कोशिश करती है। वो खुद से कहती है कि शर्मिंदा होना बंद करे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए वो मजाक में सोचती है कि शायद वो उसके लिए हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन जिस पल वो कैफे के एंट्रेंस पर पहुंचती है कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो सीधा कांच के दरवाजे से टकरा जाती है। तेज आवाज तुरंत आसपास के हर किसी को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। सोमी वहाँ ऑकवर्ड खड़ी रहती है जब उसके माथे पर तुरंत एक बम्प बनने लगता है। शांत रहने की कोशिश करते हुए वो सबको बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो आवाज बस तेज थी। उसके माथे पर निशान साफ दिख रहा था, जैसे कि वो काफी जोर से टकराई हो। घर पर वो थोड़ी देर डिस्कस करते हैं कि क्या सोमी को इसे छुपाने के लिए अपने बैंग्स कटवा लेने चाहिए, लेकिन गुआन सख्ती से मना करती है, ये कहते हुए कि ज्यादातर औरतें बैंग्स कटवाने के बाद तुरंत पछताती है। इसके बजाय वो तुरंत एक विग या फिर क्लिप पिन हेयर लाइन ढूंढती है और बम को ढकने के लिए उसे ट्राई करते हैं। इसी तरीके से सिचुएशन ठीक करने के बाद सोमी ऑफिस वापस जाती है। कुछ कलीग्स उसे नोटिस करते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने नया हेयर कट लिया है। पहले तो वो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर वो पास से देखते हैं और एहसास करते हैं कि असल में एक विग है। सोमी ऑकवर्ड होकर समझाती है कि उसका बस कुछ वक्त के लिए हेयर स्टाइल बदलने का मन किया। वो अपनी डेस्क पर बैठ जाती है, ऐसा दिखाते हुए जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन हफ्ते की असली मुसीबत थर्सडे को आती है। वेबटून रैंकिंग चार्ट्स आखिरकार अपडेट होते हैं। नई रैंकिंग्स दिखती है। नंबर 1 प्लान सी, नंबर 2 द मैन टू नो। जल्दी सोमी को डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है।
डायरेक्टर बहुत सीधा बात करता है। वो उसे याद दिलाता है कि युनसोंग का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही एक्सपायर होने वाला है। अगर रैंकिंग इसी तरीके से गिरती रही तो कंपनी अच्छे रिन्यूअल टर्म्स ऑफर नहीं कर पाएगी। ऑफिस छोड़ने के बाद सोमी तुरंत युनसोंग को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन कुछ अलग महसूस होता है उसे। युनसोंग चिल्ला नहीं रही है और शिकायत नहीं कर रही है जैसे वो आमतौर पर करती थी। फिर सोमी कुछ सीधा सुझाव देती है। वो कहती है कि उन्हें आज साथ में कुछ अच्छा खाना खाना चाहिए। युनसोंग कंफ्यूज दिखती है और पूछती है कि क्या सोमी सच में इसके पैसे दे रही है। सोमी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि हाँ, आज का खाना पूरी तरीके से उसकी तरफ से है। उनकी बातचीत के बाद सोमी और युनसोंग साथ में खाना खाने के लिए ऑफिस से निकलते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के रास्ते में कुछ ऑकवर्ड होता है। ठीक हवानी के स्टूडियो के पास उनकी मुलाकात अचानक हवानी और पाक कैंग से हो जाती है, जो बस एक मीटिंग से बाहर आ रहे थे। जिस पर युनसोंग उन्हें देखती है वो तुरंत सोमी की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उन्हें कहीं और जाना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवानी भी युनसोंग को हेलो कहता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव तुरंत ठंडे हो जाते हैं। किसी तरह ऑकवर्ड सिचुएशन के बावजूद वो सब साथ में एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं। एक बार जब वो बैठ जाते हैं तो युनसोंग और हवानी के बीच में एक तनाव तुरंत वापस से आ जाता है। फिर पाक कैंग आराम से बोलता है कि उन्हें याद दिलाता है कि वो सब यहाँ क्रिएटर्स है, इसीलिए चीजों को और मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। युनसोंग सोमी की तरफ मुड़ता है और उसे याद दिलाता है कि पहले उसने कहा था कि उन्हें वो सब करना चाहिए जो जरूरी हो। सोमी सर हिलाकर हाँ कहती है। धीरे धीरे टेबल पर माहौल रिलैक्स होने लगता है। हिचकिचाते हुए सब शांत हो जाते हैं और साथ में शाम जारी रखते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है मूड धीरे धीरे गर्मजोशी से भरने लगता है। बातचीत के दौरान युनसोंग अचानक ऐलान करती है कि उसका असल में एक बॉयफ्रेंड है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली ये बात कहती है। सोमी भी इसकी पुष्टि करती है, ये समझते हुए कि उसने पहले फोन पर उसे बात भी कर रखी है। बाद में उसी रात जब वो वापस जा रहे होते हैं तो सोमी पाक कैंग से पहले झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। पाक कैंग तुरंत समझ जाता है कि उसका क्या मतलब है। सोमी उसे समझाती है कि जब उसने ये बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड है तो उसका इरादा झूठ बोलने का नहीं था। वो बस पैनिक कर गई थी क्योंकि वो पहले कभी उस सिचुएशन में नहीं रही थी। पाक कैंग खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। एक पल के बाद वो भी माफी मांगता है। वो मानता है कि अचानक अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की वजह से उसने अनकंफर्टेबल कर दिया होगा। उस वक्त वो सिर्फ अपने फीलिंग्स के बारे में सोच रहा था। सोमी ऐसा कहने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उसे बताती है कि वो सिचुएशन उसे काफी वक्त से परेशान कर रही थी। वो बार बार याद करती है कि कैसे उसने कहा था कि वो बुशान जाने से पहले उदास था, लेकिन पाक कैंग आराम से उसे बताता है कि वो अब उदास नहीं है। सोमी राहत महसूस करती हुई दिखती है और कहती है कि ये सुनकर उसे अच्छा लगा। एक पल के लिए बातचीत फिर से खामोशी में बदल जाती है। फिर पाक कैंग धीरे से उसका नाम पुकारता है। सोमी उसकी तरफ देखती है। वो इसे एक आखिरी सवाल पूछती है, अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? सोमी जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुकती है। फिर वो खामोशी से मानती है कि हाँ, वो ऐसा सोच सकता है। फिर पाक कैंग उसे ध्यान से देखता है। एक छोटी खामोशी के बाद वो कुछ अनएक्सपेक्टेड कहता है। अब वो उसे पूछता है कि क्या वो अब वैसा कर सकता है जैसा उसका मन करे। यहाँ सोमी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक हुआनी ऊपर से चिल्लाता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो, ऊपर आओ। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।